नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 338 में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो है टेस्ट पेपर जो हमारे कोचिंग का है, और ये संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल वीडियो और बीएड एंट्रेंस यानी बीएड प्रवेश परीक्षा और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस आगामी जो परीक्षा उसके लिए विशेष तौर से ये उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं टेस्ट पेपर आज जो हुआ है क्लास में, उसी की चर्चा करते हैं। दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा शर्करा पाई जाती है? कौन सी शर्करा पाई जाती है? शर्करा की बात कर रहे हैं यानी कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सेलुलोज जो एक शर्करा है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब सेलुलोज पाया किस में जाता है? तो सेलुलोज की बात करें दोस्तों तो सेलुलोज पाया जाता है किसमें? पेड़ की जो पौधों की जो कोशिका भित्ति है यानी प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ये याद रखेंगे। इसमें एक ऑप्शन दिया है काइटिन। काइटिन की बात करें तो कवक जो है, कवकों की कोशिका भित्ति वो बनी होती है काइटिन की, और कीटों का जो बाह्य आवरण है वो भी किसका बना होता है? वो भी बना होता है आपका सेलुलोज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों का बाह्य आवरण कंकाल किसका बना होता है? तो अभी हमने बताया काइटिन है क्या? शर्करा है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो दोस्तों, पृथ्वी की आकृति अगर हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो पृथ्वी की आकृति भू आभ या जियोड मिलता है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अक्षांशों और देशांतरों की दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, अक्षांशों और देशांतरों की दृष्टि से अगर हम भारत को देखें तो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित और गोलार्ध में स्थित है। वही देशांतरों की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी अगर हम दोनों की दृष्टि से देखें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे को अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक बनावट कैसी है? दोस्तों, भारत की भौगोलिक बनावट हमने क्लास में इसकी चर्चा भी की थी पढ़ाते समय। तो भारत की भौगोलिक बनावट चतुष्कोणीय है, यानी लगभग जो है चौकोर टाइप में है भारत, चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की भौगोलिक बनावट दिया है, ये चतुष्कोणीय, ये हम बता चुके हैं। कौन सी रेखा भारत के लगभग से गुजरती है, ये भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन 2 राज्यों से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी भारत की मानक समय रेखा यानी मध्यांतर रेखा भारत की, तो दोनों किस राज्य से गुजरती हैं? तो दोनों मित्रों गुजरती हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य हैं जिनसे दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ये 2 कॉमन राज्य हैं, तो इनके देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य तट पर स्थित हैं? तो भारत के तटीय राज्यों की अगर हम बात करें तो 9 राज्य स्थित हैं। गुजरात के बाद आगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद आगे हम देखते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, टोटल 9 राज्य स्थित हैं। तो संख्या कितनी होगी? 9 होगी। ऑप्शन ए सही है। किस देश से भारत की जलीय सीमा नहीं लगती? तो दोस्तों, अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बाद मालदीव है, श्रीलंका है, आपका इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इनसे जलीय सीमा लगती है। तो किससे नहीं लगती इसमें? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान
करना है इसको देखते हैं। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और भारत के बीच में है। कोको चैनल जो है ये जो है म्यांमार और भारत के बीच में है, इसमें थाईलैंड है, यही गलत है, गलत चेक करना था। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन किस हिमालय का भाग है? तो ये दोस्तों ट्रांस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है, काराकोरम श्रेणी है उसी में है K2 गार्डविन ऑस्टिन, और उसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सिक्किम में स्थित भारत की दूसरी एवं विश्व की तीसरी चोटी का नाम क्या है? तो भारत की दूसरी कौन सी है? कंचनजंगा है, और विश्व की ये तीसरी है। पहले माउंट एवरेस्ट है, विश्व की ये तीसरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं अनाईमुड़ी की। तो अनाईमुड़ी तमिलनाडु में स्थित है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और वहीं दोदा बेटा ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ती है, और ये केरल में पाया जाता है, और ये दूसरी ऊंची चोटी है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो डिम्ब यानी ओवम जो है, महिलाओं में जो होता है ओवम यानी अंडाणु, ये क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। बड़ी कोशिका इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन सबसे छोटी कोशिका। तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शन सही होगा इसमें, माइकोप्लाज्मा। और वहीं सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, वहीं 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन से और जल से कोई भी, मिनरल से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? अंडा में पाया जाता है। ऑसिन प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन है किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है मित्रों। और एक्टिन और मायोसिन ये 2 प्रोटीन हैं जो मांसपेशियों में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ये कौन सा सही होगा? डी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है? तो दोस्तों हमारे पौधे जो हैं ये नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, नाइट्रेट लेते हैं। तो इनको जो है कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और पौधे हमारे आसानी से ले लेते हैं। तो इनमें कौन सा नहीं ये बताना है। तो एजोला जो है, एजोला एक जैविक उर्वरक के रूप में यूज होता है बंजर भूमि को सही करने के लिए। तो ये नहीं है। बाकी एनाबेना, नॉस्टॉक, नीले हरे शैवाल और राइजोबियम बैक्टीरिया ये आपके क्या हैं? ये सारे आपके जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहा जाता है? तो कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका में, सेम उसी तरह कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है। भारत सरकार ने सर्वाधिक सब्सिडी किस मद में दी है? तो खाद्य में सर्वाधिक सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। दूसरा मद जो है वो है आपका उर्वरक है, और तीसरा है पेट्रोलियम है। निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय लखनऊ में है? तो लखनऊ में दोस्तों सिडबी का मुख्यालय है। IDBI और LIC का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जलसंधि काला सागर से नहीं लगती? तो बास्पोरस स्टेट जो है वो लगती है आपकी, ये तुर्की को तुर्की से अलग करती है। और जोड़ती किसको है? तो काला सागर और मारमारा सागर को जोड़ती है। कुरिच जलसंधि जो है एजोव सागर को जोड़ती है काला सागर से। डार्डेनेल्स जो जलसंधि है ये किसको जोड़ती है? तो एजियन सागर को जोड़ती है काला सागर से। जो एजियन सागर की बात करें तो भूमध्य का हिस्सा है। जिब्राल्टर जलसंधि इसमें नहीं होगा, यही सही है। जिब्राल्टर किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, और स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइट ऑफ एशिया के लेखक एडविन अर्नोल्ड इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो रचना है ये आधारित है ललित विस्तार, एक ग्रंथ है जो है
बौद्ध धर्म का, उस पर आधारित है। अंगुत्तर निकाय एक ऐसा ग्रंथ है जो 16 महाजनपद की उल्लेख करता है। दीपवंश और महावंश भी 16 महाजनपद की उल्लेख करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इन्होंने जो है संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की पावपुरी में मृत्यु हुई थी। श्रवण बेलगोला लिखा हुआ है तो इसमें अभी हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना था। कौन बना था? सुधर्मन। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख था, वही दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख भद्रबाहु था। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 कहाँ पर खोला गया? तो ये दोस्तों खोला गया है गणराज्य में। इससे अभी तक जो रिकॉर्ड था ये सबसे लंबा ब्रिज का, तो वो पुर्तगाल के पास था, लेकिन अब ये जो गणराज्य के पास हो गया है, अभी जल्दी में ये पुल बना है। हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने फिनलैंड को आयात किए जाने वाले विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया है? तो ये रूस ने किया है दोस्तों। और रूस ने ये हवाला दिया है कि इनका बकाया जो है बाकी था, इसलिए हमने इनकी बिजली सप्लाई बंद कर दी है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि फिनलैंड शामिल होना चाहता है नाटो में और रूस ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, किस लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया सुखोई 30 का। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो दोस्तों ये किया गया है महोबा से। बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था 1 मई 2016 को। और वही औरंगाबाद में सबसे लास्ट में 8 करोड़वां सिलेंडर नरेंद्र मोदी ने दिया था, प्रधानमंत्री जी ने अभी दिया था। और झुंझुनू से पोषण योजना की शुरुआत हुई थी। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी से संबंधित अमृत सरोवर की बात जो की गई है, बनाने की बात की गई है। पहला सरोवर जो बनकर तैयार हुआ है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर तैयार हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है। अब वहाँ कितने ज़िले हो जाएंगे? तो दोस्तों अभी तक 13 ज़िले थे, अब 13 और बन गए हैं, 26 ज़िले हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में सबसे ज़्यादा उम्र का कौन सा व्यक्ति चुना गया है? तो आलम बदी दोस्तों 86 वर्ष के हैं, ये आजमगढ़ से चुने गए हैं, सबसे ज़्यादा उम्र के हैं। वहीं राहुल राजपूत हरचंदपुर रायबरेली के रहने वाले हैं और ये सपा के विधायक 25 साल की उम्र में चुने गए हैं और ये सबसे कम उम्र के हैं। वहीं अंकित भारती भी 25 वर्ष के हैं और ये गाजीपुर से चुने गए हैं, ये भी सपा के कैंडिडेट हैं। सुनील कुमार शर्मा की बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं ये, और इन्होंने सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज किया है, रिकॉर्ड है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर इनका रिकॉर्ड है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 5 राज्यों के संपन्न चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत दर्ज की है। पंजाब विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों पंजाब विधानसभा में सीटें की बात करें तो 117 सीटें हैं, जिससे 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। वहीं 70 सीटें उत्तराखंड में हैं और 60 सीटें मणिपुर में हैं और 40 सीटें गोवा में हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 सीटें पर चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, स्टैचू ऑफ बिलीफ किस से संबंधित है? तो दोस्तों ये भगवान शिव की मूर्ति है, 251 फीट इसकी ऊंचाई है। और रामानुजाचार्य की बात करें तो समता मूर्ति इनकी मूर्ति को कहा जाता है और हैदराबाद में इसकी स्थापना की जा रही एक, और ये जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी कहा जाता है। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर की बात करें तो जैनाचार्य हैं ये, और इनकी मूर्ति पिछली बार पीसीएस के पेपर में पूछा गया था 2020 वाले में, और इनकी मूर्ति को कहा जाता है स्टैचू ऑफ पीस, यानी शांति की मूर्ति कहा जाता है। वही श्री राम की मूर्ति जो है ये प्रयागराज में निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है इसका भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेणुका जी बांध परियोजना गिरी नदी पर बनाया जा रहा है, जो यमुना की सहायक नदी, यह बांध किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका जी बांध की बात अगर करें तो रेणुका जो है
रेणुका एक आर्द्रभूमि भी है जो सबसे छोटी आर्द्रभूमि है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश सही होगा इसका। 36 नंबर देखिए, महिलाओं की विवाह की आयु में संशोधन किया गया, 21 वर्ष कर दी गई और शारदा अधिनियम कब लागू हुआ? तो महिलाओं की उम्र से संबंधित था शारदा एक्ट, और ये लागू हुआ था 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से। इसमें महिलाओं की आयु 14 साल और पुरुषों की आयु 18 वर्ष रखी गई थी। और वहीं 1978 में इसमें संशोधन किया गया और महिलाओं की आयु 18 वर्ष और पुरुषों की आयु 21 वर्ष की गई। अभी हाल ही में संशोधन करके दोनों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही। कहाँ पर स्थापित की जा रही? आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही, तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही। पोचमपल्ली गांव पर्यटन गांव घोषित किया गया है और पुरस्कृत भी किया गया है। यह किस राज्य में है? तो पोचमपल्ली तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई? तो दोस्तों अभी ये लागू की गई है 4 राज्यों में। पहले नोएडा और लखनऊ में लागू की गई थी, उसके बाद वाराणसी और कानपुर में लागू की गई। निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा? तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये लखनऊ से नहीं गुजरता है, लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है, वहीं से शुरुआत होती है पूर्वांचल की, लेकिन लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। मेरठ, हरदोई, शाहजहाँपुर, इन सारे जगहों से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है और शाहजहाँपुर में अभी इसकी आधारशिला भी रखी गई है। लंबाई गंगा एक्सप्रेसवे की 594 किलोमीटर है, जो 12 जिलों से गुजरता है, मेरठ से लेकर आपका जो है प्रयागराज तक ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है जिसका उद्घाटन सुल्तानपुर में किया गया? तो दोस्तों इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है और लखनऊ के चांदगांव से लेकर गाजीपुर के हैदरिया तक ये जाता है। हिम तेंदुओं को लद्दाख राज्य पशु घोषित किया गया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा उनसिया है इसका नाम। ग्रस निक्रोलिस जो है नाम है वहाँ के राज्य पक्षी का, और काली गर्दन वाला सारस राज्य पक्षी वहाँ का घोषित किया गया है। पैंथेरा टिग्रिस जो है टाइगर का वैज्ञानिक नाम है। तो ये सारे नाम हमें याद रखने चाहिए। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। यह मंत्रालय अमित शाह के पास है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2012 में घोषित किया है। और सरकार ने भी क्या है, प्रथम शनिवार को यानी पहले 20 में जुलाई में सहकारिता सप्ताह मनाने की भी बात कही है, इसको भी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते, किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये सिक्किम में किया गया है, याद रखिएगा। देश का पहला एलपीजी युक्त प्रदेश कौन सा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के पास कई रिकॉर्ड हैं, जैसे कोरोना की दोनों वैक्सीन लेने वाला पहला राज्य भी बना था, यहाँ का किन्नौर जिला जो पहला ज़िला भी बना था, और जो है एलपीजी से युक्त पूरा राज्य हो गया है। दूसरी बात, इसके नाम है ई कैबिनेट का गठन इसने किया था, ये भी रिकॉर्ड इसके नाम है। निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है? पेपरलेस अदालत केरल हाईकोर्ट सही है। ई न्याय की शुरुआत किया था दिल्ली हाईकोर्ट ने, सही। 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। और किन्नौर, तो किन्नौर उत्तराखंड में ना होकर हिमाचल प्रदेश में, अभी हमने चर्चा की थी इसकी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, वहीं पर सर्वाधिक वर्षाकाल 25 व्यतीत किए थे। महात्मा बुद्ध ने पहला वर्षाकाल ऋषिपत्तन सारनाथ में व्यतीत किया था, वहीं अंतिम वर्षाकाल वैशाली में व्यतीत किया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, 383 ईसा पूर्व। ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 383 नहीं है, 483 होगा, सॉरी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कितनी उम्र में प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चांदी के 2 मुकुट किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से मिले थे दोस्तों।
किस स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। किस स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले हैं। ये पाषाण काल से संबंधित है। मिलान करें। स्वजन, तो स्वजन का मतलब होता है कुत्ता, चरी का मतलब चारा होता है, स्वजन का मतलब आदमी होता है, सी ऑप्शन का। और डी ऑप्शन चास का मतलब जुताई होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही होगा। चूल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? चूल, चूल, चिकुर, गेसु, लट, जुल्फे, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? बाल के हैं। तो बाल इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। पश्म किसका पर्यायवाची नहीं? तो पश्म का मतलब होता है बाल। केस, चूल, कुंतल, ये सारे बाल के पर्यायवाची हैं। द्रग आँख का पर्यायवाची है, तो यही आपका सही होगा, ऑप्शन सी। मुक्षुर किसका पर्यायवाची है? तो मुक्षुर की बात करें तो दांत का पर्यायवाची मुक्षुर है। पद्माकर शब्द संदर्भित है, तो पद्माकर दोस्तों तालाब का पर्यायवाची है। पदम धन आकर यानी पदम मतलब कमल और आकर मतलब खान, कमल की खान यानी तालाब। लक्ष्मी का पर्यायवाची बताइए। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची जो है वो पद्मासन होता है। कमलासन, विरंची और अग्रजन्मा ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। पावस किसका पर्यायवाची? तो पावस की बात करें तो ये ऋतुकांत का है। ऋतुकांत किसका पर्यायवाची है? तो ये वसंत का है। ऋतुकांत, ऋतुपति, कुसमाकर, कुसमेशु, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? वसंत के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा का विलोम नहीं है। तो राजा का विलोम प्रजा भी होता है, रानी भी होता है, रंक भी होता है, राजकुमार विलोम नहीं है। पृथ्वी का विलोम नहीं है। आकाश, पाताल, अंबर और गगन, तो दोस्तों पाताल नहीं है, बाकी सारे विलोम है। क्रस का विलोम क्या होगा? क्रस यानी दुबला पतला, और क्रस का विलोम क्या होता है? पुष्ट होता है। वासर का शाब्दिक अर्थ है वासर, वार, दिव, दिवस, दिवा, दिवस, ये सारे क्या है? दिन के पर्यायवाची हैं। तो ये दिन का है यानी वार सही होगा, ऑप्शन ए। सर का शाब्दिक अर्थ है, सर का मतलब बाण होता है। कूल का शाब्दिक अर्थ है, कूल का मतलब क्या होता है? कूल का मतलब होता है किनारा। कूल का मतलब क्या होता है? किनारा, ऑप्शन सी सही है। समास के विलोम क्या होगा? व्यास होगा। सा का उच्चारण स्थान यानी तालव्य सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो तालु होगा। तालव्य सा कहा जाता है, तालु होगा। स्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों स्रा का क्रम जब तक आपका तालव्य सा नहीं आएगा तब तक आपका जो है स्रा का निर्माण नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, ऑप्शन डी सही होगा। तत्सम शब्द नहीं है। तो गणेश, आकाश, वर्तिका ये तीनों तत्सम है, और आपका तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा? जीरा, चौथा ऑप्शन जीरा है, जीरा नहीं होगा। तद्भव की पहचान कीजिए। ऐफेन, लिंग, हिंग, तुलिका और आसमान, तो तद्भव आपका इसमें आसमान होगा, बाकी सब तत्सम है। विजाति या संधि स्वरों की पहचान करें। ए, ओ, ऐ, औ, ये दोनों आपके क्या है? चारों क्या हैं आपके? विजाति या संधि स्वर हैं, ऑप्शन ए भी दोनों सही होगा, ऑप्शन डी सही है। सघोष वर्णों की पहचान करें। तो सघोष वर्ण की बात करें तो सघोष वर्ण इसमें आपका कौन सा होगा? तो आ, सभी स्वर सघोष होते हैं, तो आपका इसमें आ सही होगा यानी सी सही होगा। गौशाला कैसा शब्द है? तो गौशाला की बात करें तो यौगिक शब्द है, जो रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, योग रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। महाप्राण शब्द की पहचान करें। तो दोस्तों महाप्राण कौन सा होता है? किसी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और समस्त ऊष्म व्यंजन क्या है? महाप्राण होते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा है चौथा व्यंजन, तो ऑप्शन ए सही है यानी धा। मातृश्वसा का तद्भव होगा। मातृश्वसा किसका तत्सम है? तो ये है आपका जो है मौसी का। पितृश्वसा बुआ का तत्सम होता है। सास, श्वश्रु जो होता है वो सास का होता है। मात्र का तद्भव क्या होगा? मात्र का माँ होगा तद्भव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 77 नंबर। पुरस्कार का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार का विलोम दंड होता है, क्योंकि पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है, वही दंड देकर जो है उसको एक तरह से जो है उसके कृत्य के लिए दंड दिया जाता है।
और उसके सम्मान भी उसी के कृत्यों के लिए दिया जाता है। तो पुरस्कार का विलोम दंड होगा। श्राप का विलोम क्या होगा? श्राप का विलोम वरदान होता है। अवधि क्या है? तो अवधि हिंदी की एक बोली है जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध क्षेत्र की बात करें तो फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, रायबरेली जिसमें आता है, इलाहाबाद और आपका सुल्तानपुर, ये पूरा क्षेत्र क्या है? अवधि का क्षेत्र है। प्रभंजन का अर्थ नहीं है। प्रभंजन, मलय, समी, समीरण, वात, अनिल, ये सारे क्या है? हवा के पर्यायवाची हैं। और वही अनल का मतलब है आग, तो अनल नहीं होगा, बाकी सभी एक से संबंधित है। दुकूल का अर्थ है, दुकूल किसका है? तो दुकूल लुग्गा, पट, करपट, वसन, वस्त्र, पोशाक, ये सभी पर्यायवाची होते हैं कपड़े के। तो दोस्तों ये कपड़े के पर्यायवाची हैं। नमस्कार दोस्तों, आज यहीं तक। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं।